अस्सलाम वालेकुम स्टूडियो में बात करेंगे एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन की। ना व्हाट इज़ एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन? इट इज़ बेसिकली अ डीजनरेटिव डिजीज़ ऑफ द मैकुला एंड इट कॉजेज इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन। होता यही है कि वो जो बेसिकली ओल्डर एडल्ट होते हैं, स्पेसिफिकली एडल्ट अबव 50 ईयर्स ओल्ड, उनमें ज़्यादातर देखी जाती है। एज रिलेटेड होती है और मैकुला की डीजनरेशन होने लग जाती है। रिस्क फैक्टर्स इसके क्या होते हैं? कुछ मॉडिफाइबल हैं और कुछ नॉन मॉडिफाइबल हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एज ही आ जाती है। उसके बाद अलग से जेंडर आ जाता है, देखा जाता है जो फीमेल जेंडर है उसमें ज़्यादा होता है। रेस आ जाती है जिसमें कॉकेजन्स में देखा जाता है, और हेरिडिटरी फैक्टर्स आ जाते हैं। वेराज जो हमारे पास मॉडिफाइबल होते हैं, मॉडिफाइबल में हमारे पास कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स आते हैं? हाइपरटेंशन आ जाती है, स्मोकिंग आ जाती है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ओबेसिटी। ये देखा गया एक्सपोजर टू हाई सनलाइट, ड्रग्स में एस्पिरिन एंड लो डाइटरी फिश इनटेक या लो इनटेक ऑफ योर वाइटामिन एंड मिनरल्स जो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसकी वजह से भी मैकुला की डीजनरेशन होने लग जाती है। अब जो इसकी पैथोजेनेसिस है, पैथोजेनेसिस पूरी इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई। पैथोजेनेसिस हमने याद नहीं करनी, अलग से मैं बता देता हूँ जो पता होना चाहिए। बेसिकली दो तरह की एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशंस होती हैं। एक एट्रोफिक, जिसका एक और नाम है ड्राई, एंड एक और नाम है नॉन नियोवेस्कुलर। और एक होती है एग्जूडेटिव, जिसका एक और नाम है वेट, और एक और नाम है नियोवेस्कुलर। ये दो मेन चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि हम इन दो की ही बात करेंगे। ड्राई में ये पता होना चाहिए, जो ड्राई एज रिलेटेड मैकुलर डिसऑर्डर होता है, एज मैकुलर डीजनरेशन होती है, या जो नॉन न्यूवेस्कुलर ARMD होती है, बेसिकली उसमें हमारे पास क्या मिलता है? उसमें हमको ड्रूसेंस की फॉर्मेशन मिलती है एंड हमको जनरलाइज्ड एट्रोफी मिलती है फोटो रिसेप्टर्स की, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम की, एंड कोरियो कैपिलरिस लेयर की। अब ये ड्रूसन फॉर्मेशन क्या होती है? ड्रूसन फॉर्मेशन इट इज़ बेसिकली, इन्होंने ड्रूसेंस दिखाए में कि ड्रूसेंस आर योर येलो वाइट एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल डिपॉजिट्स विच आर लोकेटेड बिटवीन द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड द ब्रूक्स मेम्ब्रेन। दो तरह के होते हैं, हार्ड ड्रूसेंस और सॉफ्ट ड्रूसेंस। जो हार्ड ड्रूसेंस होते हैं वो स्मॉल ड्रूसेंस होते हैं, दे आर वेल डिफाइंड। वेयरएज जो सॉफ्ट ड्रूसेंस होते हैं, सॉफ्ट ड्रूसेंस आर लार्ज ड्रूसेंस एंड दे आर यूजली लेस वेल डिफाइंड एंड दे मे कोलीस एंड दे कैन कॉज एलिवेशन ऑफ रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। सॉफ्ट ड्रूसेंस हमको ज़्यादातर, हाँ ये दो तरह के होते हैं, हार्ड ड्रूसन, सॉफ्ट ड्रूसन। सॉफ्ट ड्रूसन ज़रा ज़्यादातर सेवियर जब केस होने लग जाता है उस वक्त हमको नज़र आते हैं ड्राई टाइप ऑफ ARMD में। और ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो ड्राई टाइप होती है उसमें देयर इज़ atrophy of the retinal pigment epithelium there, atrophy of photoreceptors and atrophy of choriocapillaris। अगर हम वेट की बात करें तो वेट का एक और नाम क्या था? नियोवेस्कुलर या एक्जुडेटिव। तो बेसिकली इसमें ये चीज़ याद रखनी कि इसमें हमको कोरोइडल नियोवेस्कुलराइजेशन मिल रही होती है, जो इसका मेन पॉइंट होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा डेंजरस होती है और उसकी प्रोग्नोसिस भी पुअर देखी गई है ड्यू टू नियोवेस्कुलराइजेशन। एंड ये देखा गया कि वो जो न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है, जो न्यू वेसल्स होती हैं, दे आर यूजली लीकी। एज ए रिजल्ट दे कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सीरियस एक्सुडेटिव या हेमरेजिक ARMD। एंड जो एक्सुडेट बनेगा, इवेंचुअली एक्सुडेट जो लीजन्स होंगे वो रिजॉल्व होंगे एंड आफ्टर रिजॉल्विंग दे कैन फॉर्म अ फाइब्रस स्कार। तो ये इसकी जनरली एक ब्रीफ सा पैथोजेनेसिस था। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एट्रोफिक ARMD की, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राई और नॉन न्यूवेस्कुलर। बेसिकली इट इज़ जो ड्राई वाली ARMD, इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म, 90% इंडिविजुअल्स में देखी जाती है। मैंने बता दिया था एट्रोफी होती है फोटो रिसेप्टर की, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल की और कोरिया कैपिलरिस की। सिम्टम्स क्या होते हैं? ग्रेजुअल इम्पेयरमेंट ऑफ द सेंट्रल विजन, क्योंकि मैकुला इज़ इन्वॉल्व फॉर योर सेंट्रल विजन ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स और ईयर्स। पेशेंट में कंप्लेन ऑफ डिस्टॉर्टेड विजन एंड डिफिकल्टी इन रीडिंग। दोनों आइस अफेक्ट होती हैं, लेकिन जो उनका वो होता है ऑर्डर होता है वो एसिमेट्रिकल होता है कि पहले एक आंख अफेक्ट होगी बाद में दूसरी आंख अफेक्ट होगी। साइंस क्या मिलेंगे? विजुअल एक्विटी रिड्यूस मिलेगी। फंडस में 3 स्टेजेस देखी जाती हैं, अर्ली स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज और एडवांस स्टेज। जो अर्ली स्टेज है दैट इज़ नोन एज एसिम्प्टोमेटिक स्टेज, इसमें हमको वेल डिफाइंड स्मॉल ड्रूसेंस नज़र आते हैं, फोकल हाइपर पिगमेंटेशन मिलती है और पेल एरिया नज़र आता है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल लेयर की एट्रोफी का। इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होता है कि सम विजुअल लॉस और होता है। अब लेस डिफाइंड लार्ज सॉफ्ट ड्रूसेंस नज़र आते हैं, शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड स्मॉल सर्कुलर एरियाज मिलते हैं रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एट्रोफी के, साथ में वेरिएबल लॉस मिलता है किसका? कोरियो कैपिलरिस लेयर का भी मिलता है। और एडवांस स्टेज में क्या होता है? सिग्निफिकेंट विजुअल लॉस हो चुका होता है, जो एट्रोफिक एरियाज होते हैं दे हैव बिकम इन लार्ज, दे हैव कोलिस्ड विद ईच अदर एंड दे हैव फॉर्म एंड दे हैव बेसिकली लीड टू द डिसअपियरेंस ऑफ प्री एग्जिस्टेंट ड्रूसेंस एंड द विजिबिलिटी ऑफ कोरोइडल वेसल्स। कि बेसिकली ये याद रखना है, पहली स्टेज में क्या है? स्मॉल ड्रूसेंस, दूसरी स्टेज में क्या है? लार्ज सॉफ्ट ड्रूसेंस, एंड तीसरी स्टेज में क्या है कि वो ड्रूसेंस नज़र ही नहीं आ रहे। पहली स्टेज में क्या है? सिर्फ पेल एरिया में रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम लेयर की एट्रोफी का। दूसरी स्टेज में रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की एट्रोफी ज़रा ज़्यादा बढ़ गई, साथ में कोरियो कैपिलरिस की भी एट्रोफी होने लगी। तीसरे में क्या हो गया? फोटो रिसेप्टर, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और कोरियो कैपिलरिस, तीनों की एट्रोफी हो गई। इस तरह का उन्होंने दिखाया हुआ है कि आपस में जो एट्रोफिक एरिया से उन्होंने फिर यूँ करके कोलिस कर दिया एंड दे फॉर्म अब क्या कहते हैं लार्ज एट्रोफिक पैच।
डायग्नोसिस किस तरह होती है? डायग्नोसिस के दो ही हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आती हैं। एक तो हम क्लिनिकली फंडस्कोपी से कर लेते हैं, उसके अलावा हम फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी के थ्रू भी इसको डायग्नोस कर लेते हैं। ट्रीटमेंट इसकी क्या देखी गई है? एक एम्सलर ग्रिड चार्ट होता है, वो हम देते हैं टेस्टिंग के लिए। पेशेंट को देखते हैं बेसिकली एम्सलर ग्रिड चार्ट में होता है कि स्मॉल स्मॉल स्क्वेयर्स बने होते हैं और बीच में एक सर्कल होता है, एंड उस एम्सलर ग्रिड के थ्रू वो डिटेक्ट कराते हैं कि पेशेंट को कि उसको आसपास के जितने भी स्क्वेयर्स हैं वो वेवी तो नहीं नज़र आ रहे। अगर वो वेवी नज़र आने लग जाएँ सो दैट कंडीशन इज़ नोन एज मेटामॉर्फोप्सिया, एंड ये फिर ये सजेस्ट करते हैं कि वो जो ड्राई ARMD है दैट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू वेट टाइप ऑफ ARMD विच इज़ योर एक्सुडेटिव ARMD, जो कि हम अभी मैं पढ़ाऊँगा उसको। तो एम्सलर ग्रेड चार्ट देते हैं हम टेस्टिंग के लिए। उसके अलावा हमने जो पीछे इतने सारे रिस्क फैक्टर्स पढ़े थे मॉडिफाइबल, उनको कंट्रोल करेंगे तो उसके थ्रू मैकुलर डीजनरेशन ट्रीट हो सकती है। प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट दे दी जाए किसकी? एंटीऑक्सीडेंट्स की, विटामिन्स की, मिनरल्स की, लाइक विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, जेक्सेंथिन, जिंक, कॉपर, साथ में सेफ्रेनिन। क्योंकि मैंने बताया था कि इसका एक और रिस्क फैक्टर यही है कि अगर हम प्रॉपर एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली ना लें तो भी ये क्या कहते हैं डेवलप हो जाती है। तो प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट विद दी सप्लीमेंट्स कैन प्रिवेंट और डिले द प्रोग्रेशन ऑफ ARMD। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ARMD की, विच इज़ वेट टाइप और नियोवेस्कुलर टाइप, जो कि ज़्यादा डेंजरस होती है ड्यू टू नियोवेस्कुलराइजेशन। ओनली अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ द केसेस, लेस कॉमन होती है। सिम्टम इसमें भी क्या होते हैं? सडन ऑनसेट ऑफ सेंट्रल विजुअल लॉस एंड विद मेटामॉर्फोप्सिया। पॉजिटिव स्कोटोमा मिलता है ड्यू टू हेमरेजेस। स्कोटोमा क्या होता है कि वो जो विजुअल फील्ड होती है हमारी, उसमें हमको एक ब्लैक सा स्पॉट नज़र आता है, एक एरिया मिलता है जहाँ पे विजुअल फील्ड का लॉस हुआ वो होता है। साइंस क्या होते हैं? कोरोइडल नियोवेस्कुलराइजेशन के साइंस मिलते हैं। अब जो टाइप्स ऑफ कोरोइडल नियोवेस्कुलराइजेशन है उन टाइप्स के हमने क्या कहते हैं नाम नहीं याद रखने, बस फॉर द MCQ ये पता होना चाहिए कि टाइप 1 किस किस तरह की होती है। जो सब रेटिनो पिगमेंट एपिथेलियम वाली कोरोइडल नियोवेस्कुलराइजेशन होती है जिसको हम टाइप 1 कहते हैं, वो 3 तरह की होती है, क्योंकि इट लीड्स टू द डिटैचमेंट ऑफ योर पिगमेंटेड एपिथेलियम। वो जो डिटैचमेंट होती है पिगमेंटेड एपिथेलियम की वो 3 तरह से प्रेजेंट कर सकती है। एक तो सिरस में हमको ऑरेंज डोम शेप्ड एलिवेशन मिलेगी विथ शार्पली डिलिनिएटेड एजेस या विथ शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड एजेस। दूसरी हमारे पास हेमोरेजिक PED होती है जिसमें हमको डार्क रेड डोम शेप्ड एलिवेशन मिलती है विद वेल डिफाइंड आउटलाइंस। और तीसरी फाइब्रोवेस्कुलर पिगमेंट एपिथेलियम की डिटैचमेंट होती है जिसमें हमको अगेन ऑरेंज शेप्ड एलिवेशन नज़र आती है, लेकिन उसमें जो एजेस और सरफेस होती है वो ज़्यादा इरेगुलर हुई भी होती है। बाकी टाइप्स का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और लास्टली फाइब्रस टिश्यू का स्कार भी मिलता है। वो स्कार क्यों मिलता है? क्योंकि वी नो एंड वी स्टडी बिफोर कि ये जो एक्सुडेट्स होंगे और जो हेमरेजेस होते हैं वो इवेंचुअली रिजॉल्व करके क्या बनाते हैं? फाइब्रस स्कार बना देते हैं। और यहाँ इन्होंने दिखाया हुआ भी है, ये एक्सुडेट फॉर्मेशन हो रही है और ये हेमरेज की फॉर्मेशन हो रही है। दिस इज़ योर वेट टाइप ऑफ ARMD। इसकी डायग्नोसिस भी एक तो हम क्लिनिकली फंडस्कोपी के थ्रू करते हैं, दूसरा डायग्नोसिस में इसका याद रखना होगा कि हम फ्लोरेसेंट फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी के थ्रू, एंड इससे जो बेटर एक ऑप्शन होती है वो ये देखनी है कि इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी। इट इज़ जस्ट लाइक फ्लोरेसेंट फंडस एंजियोग्राफी, लेकिन ये ज़्यादा बेटर होती है क्योंकि बेसिकली ये देखा गया कि जो कोरोइडल नियोवेस्कुलराइजेशन होती है इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कोरोइडल नियोवेस्कुलर मेम्ब्रेन। अब कोरोइडल नियोवेस्कुलर मेम्ब्रेन भी दो तरह की होती है, क्लासिक और ऑकल्ट। तो जो ऑकल्ट फॉर्म है, जो हिडन कोरोइडल नियोवेस्कुलर मेम्ब्रेन है, वो हमको इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी के थ्रू ज़्यादा ईजिली आइडेंटिफाई हो जाती है। और साथ में हम क्या क्या करा सकते हैं? OCT करा सकते हैं। तो 4 इन्वेस्टिगेशंस याद रखनी है, एक तो फंडोस्कोपी, एक फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, एक इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी, एंड एक आपकी OCT फॉर द डिटेक्शन ऑफ योर वेट टाइप ऑफ ARMD। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में सिर्फ अगेन नाम याद रखते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नियोवेस्कुलराइजेशन हो रही, तो हम एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी में जाते हैं। हम इंट्राविट्रल एंटी VEGF देते हैं जो हम डायबिटिक रेटिनोपैथी में दे रहे थे। हम इंट्राविट्रल स्टेरॉइड्स देते हैं जिसमें ट्राइमसिनोल एसीटोनाइड आ जाता है। हम आर्गोन लेज़र फोटोकोगुलेशन कराते हैं। अगर कभी MCQ है तो MCQ में ये आ सकता है कि हम इसको कराते क्यों हैं? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा फोवियल कोरोइडल नियोवेस्कुलर मेम्ब्रेन। ये देखा गया कि जो क्लासिक कोरोइडल नियोवेस्कुलर मेम्ब्रेन है वो 2 तरह की होती है, एक्स्ट्रा फोवियल साइड पे बन रही होती है या सब फोवियल साइड पे, और ऑकल्टिक होती है। तो जो एक्स्ट्रा फोवियल CNVM है उसको ट्रीट करने के लिए हम ज़्यादातर आर्गोन लेज़र फोटोकोगुलेशन यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसकी जो और ट्रीटमेंट्स देखी गई हैं वो देखी गई है फोटोडायनेमिक थेरेपी। फोटोडायनेमिक थेरेपी हम सब फोवियल CNVM को ट्रीट करने के लिए देते हैं। फोटोडायनेमिक थेरेपी में होता क्या कि हम एक फोटो सेंसिटाइजर को इंजेक्ट करते हैं आई के अंदर और फिर हम लेज़र के थ्रू उसको एक्टिवेट करते हैं कि एज ए रिजल्ट उसका काम यही होता है कि उसने जिस जगह पे नियोवेस्कुलराइजेशन हो रही होती है उन जगहों को ख़त्म करना होता है। ट्रांसप्यूपिलरी थर्मोथेरेपी, उसमें भी यही चीज़ होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट सब फोवियल ऑकल्ट CNVM। एंड लास्टली सर्जरी, 2 तरह की हम सर्जरी करा सकते हैं, या तो सब मैकुलर सर्जरी कि हम सर्जिकली सब मैकुलर एरिया को या
कोरोइडल नियोवैस्कुलर मेम्ब्रेन को या दोनों को रिमूव कर दें, या हम मैकुला की ट्रांसलोकेशन करा सकते हैं कि जो फोविया हो जो कि मैकुला के सेंटर में प्रेजेंट होता है उसको हम जिस जगह की मैकुलर डीजनरेशन हो रही है वहाँ से हटा के कहीं और पे उसको क्या कहते हैं रोटेट कर दें या कहीं और पे मूव कर दें। तो ट्रीटमेंट के लिए 5 चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए। एक तो हम कराते हैं एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी जिसमें हम इंट्राविट्रल एंटी ईजीएफ इंट्राविट्रल स्टेरॉइड्स देते हैं। एक आर्गॉन लेज़र फोटोकोगुलेशन का पता होना चाहिए। एक फोटोडायनेमिक थेरेपी का पता होना चाहिए। ट्रांसप्यूपिलरी थर्मोथेरेपी का पता होना चाहिए। एंड सर्जरी में जो 2 तरह की सर्जरीज होती हैं बस उनका पता होना चाहिए, सब मैकुलर और मैकुलर ट्रांसलोकेशन। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू योर एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। आई होप इजीली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।